इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम स्याही से लिखे जाते हैं और कुछ नाम पसीने और संघर्ष से उकेरे जाते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले की धूल भरी पगडंडियों से निकलकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने वाले कर्पूरी ठाकुर का नाम भारतीय राजनीति के उस अध्याय का शीर्षक है जिसे पढ़े बिना भारत के लोकतंत्र, विशेषकर उत्तर भारत की सामाजिक संरचना को समझना असंभव है। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने राजनीति को महलों से निकालकर झोपड़ियों तक पहुंचाया। जब 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उनकी जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा की, तो यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए कम, उस विचारधारा के लिए अधिक था जिसने भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी आवाज दी। आज के इस वीडियो में जब हम कर्पूरी ठाकुर के जीवन की गहराई में उतरते हैं तो हमें एक विरोधाभास दिखाई देता है। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, दशकों तक विधायक रहे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास न तो अपना कोई पक्का मकान था और न ही बैंक बैलेंस। उनकी जेबें अक्सर खाली रहती थीं और कुर्ते अक्सर फटे। उन्हें जननायक यानी लोगों का नायक कहा गया क्योंकि उन्होंने सत्ता को भोग का साधन नहीं बल्कि सेवा का उपकरण माना। यह वीडियो कर्पूरी ठाकुर के जीवन के वो कहानी है जो 1924 के औपनिवेशिक भारत से शुरू होकर 2024 के भारत रत्न तक फैली हुई है, जहां हम न केवल उनके राजनीतिक निर्णयों का विश्लेषण करेंगे बल्कि उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को भी बताएंगे जिसने एक नाई यानी हजाम के बेटे को व्यवस्था परिवर्तन का महानायक बना दिया। हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जेलों से लेकर 1970 के दशक की आरक्षण विरोधी हिंसा की आग तक हर उस पड़ी ढाव का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे जहां कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व कुंदन बनकर निखरा। लेकिन हर बार की तरह इनकी भी कहानी इनके बचपन से स्टार्ट करते हैं तो बात है 24 जनवरी 1924 को ब्रिटिश कालीन भारत के बिहार और उड़ीसा प्रांत के समस्तीपुर जिले, तब वह दरभंगा जिले का हिस्सा था, उसके पितौंजिया गांव में कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। आज इस गांव को उनके सम्मान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म नाई समुदाय में हुआ था जिसे हिंदू जाति व्यवस्था के सोपान क्रम में अत्यंत पिछड़ा माना जाता है और जो पारंपरिक रूप से जजमानी प्रथा के तहत सेवा कार्यों से जुड़ा था। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उस समय का बिहार घोर सामंतवाद की जकड़ में था। जाति केवल एक पहचान नहीं थी, यह एक लोहे की बेड़ी थी जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका भाग्य तय करती थी। गोकुल ठाकुर एक साधारण नाई थे जो गांव के किसानों और जमींदारों के बाल काटने और हजामत बनाने का काम करते थे। यह पेशा केवल आर्थिक रूप से ही कमजोर नहीं था बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी इसे हेय माना जाता था। बालक कर्पूरी ने बहुत कम उम्र में ही सामाजिक भेदभाव का वह क्रूर चेहरा देख लिया था जो किसी भी संवेदनशील मन को या तो तोड़ देता है या विद्रोह के लिए तैयार कर देता है। जहां एक मर्मस्पर्शी घटना का उल्लेख अक्सर किया जाता है। अपनी किशोरावस्था में कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। जब वे मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर अपने गांव लौटे तो उनके पिता उन्हें लेकर एक स्थानीय सामंत यानी जमींदार के पास उनका आशीर्वाद लेने गए। पिता को उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख गया है तो उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जमींदार की प्रतिक्रिया ने उस युवा मेधावी छात्र के आत्मसम्मान को छलनी कर दिया। जमींदार ने न केवल उनकी उपलब्धि को नजरअंदाज किया बल्कि उनके पिता से कहा, अरे गोकुल, तेरा बेटा पढ़ गया तो क्या हुआ, है तो नाई ही, मेरे पैर दबा। और उस मैट्रिक पास छात्र को मजबूरन उस सामंत के पैर दबाने पड़े। इसी में एक अन्य वाकया जूतों से जुड़ा है। उस द्वार में दलितों और पिछड़ों को सवर्णों या जमींदारों के सामने जूते चप्पल पहनकर चलने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार कर्पूरी ठाकुर को इसलिए अपमानित किया गया और पीटा गया क्योंकि उन्होंने सामंतों की उपस्थिति में जूते पहन रखे थे। ये घटनाएं महज व्यक्तिगत अपमान नहीं थीं, ये उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक थीं जिसके खिलाफ कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये अनुभव उनके मन में व्यक्तिगत प्रतिशोध की आग नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक क्रांति की ज्वाला बनकर धधके। उन्होंने समझ लिया कि इस अपमान का बदला किसी व्यक्ति को मारकर नहीं बल्कि उस व्यवस्था को मारकर ही लिया जा सकता है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। तमाम बाधाओं के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने अपने गांव की पाठशाला से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए समस्तीपुर और दरभंगा के कॉलेजों का रुख किया। वे एक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे।
गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे और वे दूसरों की किताबें मांगकर पढ़ते थे। अक्सर उन्हें नदी तैरकर स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि नाव के पैसे नहीं होते थे। कॉलेज के दिनों में ही उनका संपर्क उस समय के राष्ट्रवादी विचारों से हुआ। 1930 और 1940 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उफान का समय था। महात्मा गांधी का प्रभाव पूरे देश पर था। युवा कर्पूरी, जो पहले से ही सामाजिक अन्याय के प्रति संवेदनशील थे, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के साथ साथ समाजवाद के समानता के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए। फिर 1942 में जब महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया तो पूरा देश आंदोलित हो उठा। बिहार इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। कर्पूरी ठाकुर उस समय स्नातक यानी बीए के छात्र थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी डिग्री और करियर की चिंता किए बिना पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। एक गरीब परिवार के लड़के के लिए, जिसके लिए सरकारी नौकरी गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता थी, पढ़ाई छोड़ना एक बहुत बड़ा बलिदान था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के लिए देश की आजादी अपनी व्यक्तिगत प्रगति से कहीं ऊपर थी। वे अखिल भारतीय छात्र संघ AISF के सदस्य के रूप में सक्रिय थे और उन्होंने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। यह देख स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता ब्रिटिश हुकूमत को खटकने लगी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 26 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताए। भागलपुर कैंप जेल और अन्य जेलों में बिताया गया। यह समय उनके लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। जेल में उनका संपर्क जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी चिंतकों के साहित्य और विचारों से हुआ। यहीं पर उन्होंने समाजवाद को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारत की समस्या केवल अंग्रेजों का शासन नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और आर्थिक असमानता भी है। उन्होंने जेल में ही यह संकल्प लिया कि आजादी के बाद उनका संघर्ष गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेजों यानी सामंती ताकतों के खिलाफ जारी रहेगा। जेल के एकांत ने उन्हें एक जुझारू वक्ता और रणनीतिकार के रूप में गढ़ा। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कुछ समय के लिए अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान दिया, बल्कि राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन नियति ने उन्हें कक्षा की चारदीवारी के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल के लिए चुना था। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी का देश भर में एक छत्र राज था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता चरम पर थी। विपक्ष नाम मात्र का था। ऐसे माहौल में कर्पूरी ठाकुर ने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक नाई के बेटे का, जिसके पास न धन था और न बाहुबल, चुनाव लड़ना एक दुस्साहस माना गया। लेकिन उनकी पूंजी थी जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव। वे पैदल और साइकिल से गांव-गांव गए। उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। जब नतीजे आए तो उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वे बिहार विधानसभा में पहुंचे और 1988 में अपनी मृत्यु तक वे लगातार सदन के सदस्य रहे, जहां 1952 से 1967 तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा में विपक्ष की सबसे मुखर आवाज बनकर उभरे। वे केवल भाषण नहीं देते थे, बल्कि सड़कों पर संघर्ष भी करते थे, जिसमें पहला था डाक तार हड़ताल। 1960 में केंद्रीय कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल के दौरान उन्होंने डाक और तार विभाग के कर्मचारियों का नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। दूसरा था टेल्को अनशन। इसमें मजदूरों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण 1970 में देखने को मिला, जब उन्होंने जमशेदपुर में टेल्को मजदूरों की मांगों के समर्थन में 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। यह एक राजनेता द्वारा किया गया दुर्लभ त्याग था। इस दौरान वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सबसे विश्वसनीय सिपह सालार बन गए। जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। इसका मतलब था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि पिछड़ों को 60% प्रतिनिधित्व मिले। यही कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक दर्शन का मूल मंत्र बन गया। 1967 का वर्ष भारतीय राजनीति में एक भूकंप की तरह आया। कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, जिन्हें संयुक्त विधायक दल SVD सरकारें कहा गया। बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
इस सरकार में कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही कर्पूरी ठाकुर ने वह फैसला लिया जिसने उन्हें रातों रात उत्तर भारत का सबसे चर्चित और विवादित नेता बना दिया। उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस निर्णय के पीछे कर्पूरी ठाकुर का तर्क स्पष्ट और व्यावहारिक था। वे मानते थे कि अंग्रेजी भाषा ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं के लिए एक दरवाजे की कुंडी बन गई है जिसे वे खोल नहीं पाते और शिक्षा के मंदिर से बाहर रह जाते हैं। बिहार के गांवों के लाखों बच्चे जो गणित, इतिहास और विज्ञान में प्रतिभाशाली थे, केवल अंग्रेजी में फेल होने के कारण मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे और सरकारी नौकरियों या उच्च शिक्षा की दौड़ से बाहर हो जाते थे। वे इसे मैकाले की शिक्षा पद्धति का अवशेष मानते थे जो केवल क्लर्क पैदा करने के लिए बनाई गई थी। वे डॉक्टर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से प्रेरित थे, जिनका मानना था कि लोकतंत्र लोक भाषा में चलना चाहिए, न कि विदेशी भाषा में। इस फैसले का प्रभाव बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी रहा। मैट्रिक पास करने वाले छात्रों की संख्या में बाढ़ आ गई। लाखों ऐसे युवा जो अंग्रेजी के डर से पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन्होंने फिर से परीक्षाएं दी और पास हुए। मजाक में आलोचकों ने इन पास हुए छात्रों को कर्पूरी डिवीजन कहना शुरू कर दिया। अभिजात्य वर्ग ने उनकी कड़ी आलोचना की और कहा कि वे शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं और बिहार को पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि ज्ञान भाषा का गुलाम नहीं होता। उन्होंने कहा था, हम अंग्रेजी पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, हम अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ हैं जो एक बैरियर का काम करती है। 2024 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वीकार किया कि इस फैसले ने हिंदी को नया जीवन दिया और लाखों वंचितों को मुख्य धारा में लाया। फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ। छात्रों ने भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। कर्पूरी ठाकुर इस आंदोलन के रणनीतिकार थे। जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित किया तो विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं जैसे जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर पुलिस के हाथ नहीं आए। वे नेपाल चले गए और वहां से भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन करते रहे। उनके वेश बदलने के किस्से आज भी मशहूर हैं। कभी वे मौलवी बनकर घूमते तो कभी कुली बनकर। पुलिस उन्हें ढूंढती रही लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। इस दौरान उन्होंने प्रतिरोध की पर्चियां बंटवाईं और संगठन को जीवित रखा। आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया और यह साबित कर दिया कि वे केवल सत्ता के खिलाड़ी नहीं बल्कि संघर्ष के योद्धा हैं। 1977 में जब इमरजेंसी हटा और लोकसभा चुनाव हुए, जनता पार्टी की आंधी में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। बिहार विधानसभा चुनावों में भी जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। जून 1977 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार उनके पास स्पष्ट बहुमत था, जनादेश था और वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थे। यह कार्यकाल आधुनिक भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। कर्पूरी ठाकुर ने 1971 में जिस मुंगेरी लाल आयोग का गठन करवाया था, उसकी रिपोर्ट अब उनके सामने थी। रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। 1978 में भारी दबाव और धमकियों के बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने आरक्षण का जो मॉडल पेश किया वह मंडल आयोग से भी एक दशक पहले का था और उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और वैज्ञानिक था। इसे कर्पूरी फॉर्मूला कहा जाता है। जब कर्पूरी ठाकुर ने कर्पूरी फॉर्मूला लागू किया तब उन्होंने यह साफ देख लिया था कि पिछड़ा वर्ग अपने आप में एक समान समूह नहीं है। कुछ जातियां अपेक्षाकृत आगे बढ़ चुकी थीं, जबकि नाई, मल्लाह, बढ़ई, लोहार जैसी जातियां अब भी शिक्षा, नौकरी और सत्ता से कोसों दूर खड़ी थीं। इसी सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग 12% आरक्षण तय किया। यह कोटे के भीतर कोटा की वही क्रांतिकारी सोच थी जिसने पहली बार सबसे पीछे खड़े लोगों को सीधे केंद्र में ला खड़ा किया। इसके साथ ही अपेक्षाकृत संपन्न पिछड़ी जातियों के लिए 8% आरक्षण रखा गया ताकि संतुलन बना रहे और सामाजिक न्याय का उद्देश्य विकृत न हो। कर्पूरी ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी माना कि जाति चाहे जो हो, महिला होना अपने आप में एक सामाजिक बाधा है। इसीलिए 3% आरक्षण सभी महिलाओं के लिए रखा गया, बिना धर्म और जाति का भेद किए। यह अपने समय से बहुत आगे की सोच थी, जब महिला सशक्तिकरण राजनीति की शब्दावली में भी ठीक से शामिल नहीं हुआ था। इसी तरह उन्होंने सवर्ण समाज के गरीब तबकों को भी नजरअंदाज नहीं किया।
आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 3% आरक्षण देकर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति केवल जाति आधारित नहीं बल्कि गहरे समाजवादी और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इस तरह कुल 26% आरक्षण का यह ढांचा तैयार हुआ जिसने बिहार की सामाजिक संरचना को भीतर तक हिला दिया। यह व्यवस्था सत्ता के दरवाजे उन्हीं लोगों के लिए खोलने लगी जिनका अस्तित्व अब तक केवल खेतों, कारखानों और नावों तक सीमित था। कर्पूरी फॉर्मूला दरअसल एक नीति नहीं बल्कि एक घोषणा थी कि लोकतंत्र तभी सार्थक है जब उसका लाभ सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहले पहुंचे। इस घोषणा ने बिहार में सामाजिक ज्वालामुखी विस्फोट कर दिया। सवर्ण छात्र और संगठन सड़कों पर उतर आए, हिंसक प्रदर्शन हुए, बसों में आग लगा दी गई। कर्पूरी ठाकुर को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया। उनके खिलाफ बेहद जातिसूचक और अपमानजनक नारे लगाए गए। कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी, धर उस्तरा, यानी कर्पूरी अपना काम पूरा करो, मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ो और अपनी जाति का काम उस्तरा पकड़ो, ये नाई की सरकार नहीं चलेगी। उन्हें गालियां दी गईं। उनकी मां को अपशब्द कहे गए। जनसंघ ने भी अंदर खाने इसका विरोध किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने कहा, संसद और विधानसभाओं में पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए मेरी कुर्सी ही क्यों न चली जाए। उनका मानना था कि विशेष अवसर के बिना समानता का अधिकार बेमानी है, जिसके उपरांत आरक्षण लागू करने की राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। जनता पार्टी के भीतर अंतर विरोध बढ़ गए। सवर्ण लॉबी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राम सुंदर दास, जो कि एक दलित नेता थे, उनको उनके खिलाफ खड़ा किया गया ताकि दलित विधायकों को तोड़ा जा सके। अप्रैल 1979 में विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिर गई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जीत गए। उन्होंने बिहार की राजनीति की धुरी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके द्वारा लागू किया गया आरक्षण आज भी बिहार में लागू है और बाद में यह वीपी सिंह द्वारा लागू किए गए मंडल कमीशन का आधार बना। कर्पूरी ठाकुर की महानता केवल उनकी नीतियों में नहीं बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में थी। सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी वे एक फकीर की तरह जी। उनके जीवन के अनगिनत किस्से आज भी किंवदंती की तरह सुनाए जाते हैं, जो आज के राजनेताओं के लिए एक दर्पण है। ऐसे ही एक बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए संभवतः 1967 में दिल्ली गए। जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन पटना में मनाया जा रहा था, जिसमें देश भर के दिग्गज नेता शामिल थे। वहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद थे। चंद्रशेखर जी की नजर कर्पूरी ठाकुर के कुर्ते पर पड़ी, जो कंधे के पास से फटा हुआ था। एक राज्य का मुख्यमंत्री फटे कुर्ते में! चंद्रशेखर जी की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी धोती फैला दी और वहां मौजूद सांसदों विधायकों से कहा, जी भर के दान दीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री को कुर्ता खरीदना है। देखते ही देखते धोती में नोटों का ढेर लग गया। कर्पूरी जी मुस्कुराते रहे। जब पैसे जमा हो गए तो उन्होंने चंद्रशेखर जी से वे पैसे ले लिए और कहा, ये पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा, मेरा कुर्ता तो अभी कुछ दिन और चल जाएगा। यह थी उनकी फकीरी। ऐसे ही 1952 में जब वे पहली बार विधायक बने थे, उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में यूगोस्लाविया जाने का मौका मिला। वहां कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के पास कोट नहीं था। वे अपनी धोती कुर्ते और एक पुरानी चादर में ही चले गए। जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने देखा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक सदस्य ठंड से ठिठुर रहा है, तो उन्होंने अपना एक कोट उन्हें गिफ्ट किया। कर्पूरी जी ने वह कोट स्वीकार किया और जीवन भर उसे सहेज कर रखा। वे उस कोट को केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। जहां आज जब राजनीति में परिवारवाद एक नियम बन गया है, कर्पूरी ठाकुर एक अपवाद थे। उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से कोसों दूर रखा। उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि एक बार वे बीमार पड़े तो डॉक्टर ने दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह दी। कर्पूरी जी ने साफ मना कर दिया कि सरकारी खर्च पर बेटे का इलाज नहीं होगा, जिससे उनका एक साधारण अस्पताल में इलाज हुआ। एक मशहूर किस्सा उनके बारे में ये है कि उनके एक बहनोई जब उनके पास आए और सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश करने को कहा, तब कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और उन्हें देते हुए कहा, जाइए इन पैसों से उस्तरा और कैंची खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए। मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखिएगा। जब 1988 में उनका निधन हुआ तो कई नेता उनके गांव पितौंजिया गए। वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति एक पुरानी जर्जर झोपड़ीनुमा घर में रहता था। बारिश में उस घर की छत टपकती थी। उनके पास न कोई गाड़ी थी, न कोई संपत्ति और न ही कोई बैंक बैलेंस। उन्होंने अपने पीछे केवल ईमानदारी की विरासत छोड़ी थी। जब 1980 में केंद्र और राज्य में कांग्रेस की वापसी हुई, कर्पूरी ठाकुर 1980 से 1988 तक नेता प्रतिपक्ष रहे
इस दौरान उन्होंने बिहार में समाजवादी नेतृत्व की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। 1990 के बाद बिहार की राजनीति जिन धुरियों पर घूमी, वे सब कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य थे। 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर से पूरा बिहार स्तब्ध रह गया। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इस बात का गवाह था कि उन्होंने लोगों के दिलों में क्या जगह बनाई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले एकलव्य जयंती समारोह में कहा था, संगठित हुए बिना वंचितों को न्याय नहीं मिल सकता। यह उनका अंतिम संदेश था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के 36 साल बाद उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र में उन्हें समानता और सशक्तिकरण का ध्वजवाहक बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा और लिखा कि उनका जीवन वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित था। इस सम्मान को कई नजरिए से देखा गया, जिसमें पहला है देर आए दुरुस्त आए। यह सम्मान उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसे अपने जीवन काल में पागल और देश तोड़क कहा गया था। दूसरा है विचारधारा की विजय। यह इस बात की स्वीकृति थी कि भारत की राजनीति अब सामाजिक न्याय के रास्ते से ही होकर गुजरेगी, चाहे कोई भी दल सत्ता में हो। वह कर्पूरी ठाकुर की विरासत को नकार नहीं सकता। और तीसरा था जाति जनगणना और राजनीति। विश्लेषकों ने इसे बिहार की अति पिछड़ा ईबीसी राजनीति को साधने का प्रयास भी माना, क्योंकि बिहार की राजनीति आज भी कर्पूरी मॉडल के इर्द गिर्द घूमती है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन एक दीपक की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। उन्होंने साबित किया कि लोकतंत्र में एक नाई का बेटा भी, जिसके पास पहनने को पूरा कपड़ा और पैरों में जूता नहीं है, राज्य का भाग्य विधाता बन सकता है। उनकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। जब हम कोटा के भीतर कोटा की बात करते हैं तो हम कर्पूरी फॉर्मूले को याद करते हैं। जब हम मातृभाषा में शिक्षा यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ उसकी बात करते हैं तो हम उनकी अंग्रेजी विरोधी नीति की दूरदर्शिता को नमन करते हैं। जब हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो उनका फटा कुर्ता हमें आईना दिखाता है। भारत रत्न एक पदक हो सकता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का असली सम्मान वह स्वाभिमान है जो उन्होंने करोड़ों दबे कुचले लोगों की आंखों में जगाया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं और सत्ता का अंतिम लक्ष्य अंतिम व्यक्ति की सेवा है। वे सचमुच भारतीय लोकतंत्र के कबीर थे। लेकिन दोस्तों, आज मेरा सवाल ये है कि क्या आज भी कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर चलना चाहिए? क्या आज के दौर में 10वीं कक्षा से अंग्रेजी को अनिवार्य कर देना चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी आज एक वैश्विक भाषा है। अपनी मातृभाषा में पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उसमें आप गहराई से सीखते हैं। लेकिन आज के वैश्वीकरण के समय में अंग्रेजी बोलना और समझना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। और एक और बड़ा सवाल, क्या आज भी आरक्षण की व्यवस्था उसी रूप में सही है? बहुत से लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत है या इसे और ईमानदारी से लागू करने की? इस पर भी अपनी राय कमेंट में साझा करें। और सोचिए, अगर आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसा कोई मुख्यमंत्री होता तो क्या सच में बिहार में बड़ा बदलाव आता? क्या राजनीति की दिशा बदलती? इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट में दीजिए। इसी तरह एक और क्रांतिकारी कहानी है, एक ऐसी औरत की जिसे सामंती ताकतों ने बार बार कुचलने की कोशिश की, लेकिन जिसने अंततः अपने अत्याचारियों से बदला लिया। अगर आप फूलन देवी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। कमेंट में यह भी बताइए कि आप कहां से हैं और अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। तब तक अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।